तो स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म लक्ष्य क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होइएगा, मस्त होइएगा और अपने पढ़ाई में व्यस्त होइएगा। तो हम लोग का चल रहा था और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग ख़त्म किए हैं जस्ट इससे पहले। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर देखें तो नया पैटर्न आपका जो बिहार बोर्ड है वो एक अपना क्वेश्चन बैंक जिसको हम लोग कहते हैं वो प्रीवियस ईयर और जो मॉडल पेपर कहते हैं उसको जारी कर दिया है। कहने का अर्थ ये है कि वो किस तरह से एग्जाम लेगा नहीं लेगा उसके बारे में डिटेल में बता दिया है। तो आपको भी पता है कि जब जिस तरह से हम लोग का कोरोना काल से प्रीवियस ईयर में एग्जाम हो रहा था उसी की तरह से अब हम लोग का एग्जाम होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डबल रहने वाला है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डबल रहने वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर को खत्म करके आए। जस्ट इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति और उसका अनुप्रयोग को खत्म किए और उससे पहले देखिए तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हम लोग हाइट एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग समाप्त किए थे। अब हम लोग आ रहे हैं एक ही महत्वपूर्ण ही टॉपिक के तरफ। महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए क्योंकि यह एक आसान सा चैप्टर होता है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन और भर भर के क्वेश्चन आता है। समझिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप जितना पढ़ लिए वहाँ और इसका तीनों यूनिट कहने का मतलब हम आपको बता देते हैं कि एक आप बहुपद, तीनों यूनिट को आप देखिएगा तो आप बहुपद पढ़ जाइए सर, बहुपद के बाद सर आप द्विघात बहुपद पढ़ जाइए सर, द्विघात बहुपद के बाद आप रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये सर ये तीनों टॉपिक को आप क्लियर कर जाइए। बहुपद हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया और द्विघात बहुपद हो गया। ये तीनों टॉपिक को आप कंप्लीट कर जाइए। हम आपको कह रहे हैं कि जितना आप पीछे पढ़ चुके हैं, चाहे वो आपका एपी हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो या आपका त्रिकोणमिति हो, और ये कंप्लीट इतना पढ़ जाइए, आपका 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर जाइएगा। इतना कर जाइएगा तो आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर जाइएगा। इसके अलावा भी हम आपको यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर कराएंगे। तो ये एक शुरुआत कहिए अलजेब्रा का। इसमें अभी हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट किए हैं। पॉलिनोमियल के बाद हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ लेंगे और आफ्टर दैट हम लोग लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ लेंगे। ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग का अलजेब्रा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा क्लास 10th के लिए। तो आते हैं समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या, जिसको हम लोग बहुपद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं सर? बहुपद के नाम से जानते हैं। समझिएगा ये क्या है सर। बहुपद के बारे में डिटेल में आप क्लास 9th में पढ़ के आए हुइएगा कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का प्रकार क्या होता है, बहुपद के घातों के आधार पर किस तरह से बांटा जाता है, बहुपद के पदों के आधार पर किस तरह से बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है। ये आपका पता है कि जिस तरह से हम लोग का वीडियो आ रहा है, हर चैप्टर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 3 लेक्चर लेकर के। 3 लेक्चर का मतलब आपको पता है कि फर्स्ट लेक्चर आपका आता है कॉन्सेप्ट का लेक्चर एंड सेकेंड लेक्चर आता है आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन एंड थर्ड लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। तो उसी तरह से इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल का कंप्लीट लेक्चर दिख जाएंगे, यानी कि इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिख जाएंगे। यहाँ से सर कॉन्सेप्ट देखना इसलिए आपको जरूरत है क्योंकि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपका मैक्सिमम कहाँ से रहता है, कॉन्सेप्ट से ही रहता है। तो चलते हैं पॉलिनोमियल, समझते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, वहां पे इसके बारे में देखे थे। समझिए पॉलिनोमियल एक प्रकार का है क्या, तो जिसके बारे में अगर हम विशेष कुछ चर्चा करें तो कह रहे हैं इसको कि जो बहुपद जो आपका है सर, बहुपद है क्या है, बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक है। स्पेशल किस्म का क्या है, बीजीय व्यंजक है। सर इसमें हम लोग को कुछ पद सुनने को मिलता है, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सर हम लोग सुनते हैं चर का नाम जिसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। सर चर ये होता क्या है, और एक नाम सुनते हैं अचर, ये जिसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। कि सर ये होता क्या है, सर चर और अचर होता क्या है समझिएगा। तो सर चर उसको हम लोग कहते हैं जिसका मान वैरी करता है, जिसका मान सर बदलते रहता है। ध्यान समझिएगा सर, जिसका मान क्या होता है, बदलते रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं।
जैसे आप बहुत सारा क्वेश्चन को देखते हैं कि सर 9th क्लास वगैरह में हम देख लिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 है, समझिएगा। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो सर x इज इक्वल टू सर 3 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू सर -2। सर यहाँ से ये मान निकल के आ गया। इसी पे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, x प्लस में 3 इज इक्वल टू 5, समझिएगा। तो यहाँ से सॉल्व करें तो x, ध्यान समझिएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 2। सर यहाँ पे देखिए सर x का मान -2 था और यहाँ पे x का मान कितना आया, 2 आया, यानी कि था तो x ही, लेकिन अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन में उसका मान क्या हुआ, बदलते रहता है। वेरिएबल का मतलब कि मान बदलना, वेरी करना यानी कि बदलना। तो चर किसको कहते हैं सर, जिसका मान बदलते रहता है या जिसका मान बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसका मान बदलते रहता है। सर बदलते रहता है सर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग चर कहते हैं। और चर कहते हैं हर जगह सर, चर ना लिखने की जगह पे इसी के लिए हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर को यूज करते हैं। सर जिसको हम लोग, जिसका मान बदलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और उसके हम लोग दिखाने के लिए, जैसे में सर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर्स ले लेते हैं, कोई भी क्या ले लेते हैं सर, लेटर्स ले लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर दिखाने के लिए उस लेटर का यूज करते हैं। जैसे में सर x हो गया, y हो गया, z हो गया, या a हो गया, b हो गया, c हो गया, कोई भी लेटर हो गया सर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जिसका मान बदलता रहता है उसको हम लोग चर कहते हैं, और उसके लिए हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर का यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका चर, समझिएगा। अब बात आता है अचर, समझिएगा। अचर किसको कहते हैं सर, कांस्टेंट किसको कहते हैं सर, जिसका मान कभी भी नहीं बदलता, जिसका मान नहीं बदलता हो। सर जिसका मान क्या नहीं होता हो, नहीं बदलता है। सर जिसका मान नहीं बदलता है सर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे सर हम लोग अचर कहते हैं। जैसे में कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे में कोई भी नंबर ले लीजिए, वो आपका क्या होता है, अचर होता है। कोई भी नंबर ले लीजिए, एग्जांपल में -5 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 5/3 ले लीजिए, -2/3 ले लीजिए, कोई भी नंबर हो वो आपका क्या होता है, अचर होता है। समझ में आया होगा कि सर चर किसको कहते हैं सर, जिसका मान बदलते रहता है सर उसको हम लोग चर कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता उसे हम लोग अचर कहते हैं। चर नहीं समझ में आए, समझ जाइए कि नंबर के अलावा कोई भी लेटर लिखा हो सर, नंबर के अलावा कोई भी लेटर लिखा हो, समझिए कि वो क्या है, चर है। या तो आपका क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं हम बोलते कि साइन थीटा, ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का चर है, क्योंकि सर जैसे जैसे एंगल बदलेगा वैसे वैसे साइन का वैल्यू बदलेगा, ये एक प्रकार का चर ही तो हुआ। और वहां पे पता है कि किस तरह से हम त्रिकोणमिति में इसको सॉल्व करते थे। कोई भी नंबर जो आपको मैथमेटिक्स में दिख जाए, नंबर के अलावा कोई भी नंबर दिख जाए, स्पेशल कैटेगरी छोड़ दीजिएगा, वो आपको हम लोग जब पढ़ते हैं इंटर वगैरह तो वहां पे बताते हैं कि पाई क्या होता है, पाई का मान क्यों 22/7 हम लोग लेते हैं, बहुत सारा। तो वो स्पेशल कैटेगरी नंबर को छोड़ करके, जिसका कोई स्पेशल नंबर नहीं होता, जिसका कोई एक वैल्यू नहीं होता, और उसको हम एज अ मैथ में यूज करते हैं, तो समझिए कि वो क्या है सर, चर है। तो चर समझ में आया होगा कि चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं। और बहुपद एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है, अभी जस्ट इसका हम लोग अब डिफिनेशन देंगे, लेकिन कुछ बात और समझ लेते हैं यहीं पे कुछ बात और समझते हैं। जैसे एग्जांपल देकर के हम आपको समझाते हैं, तो समझिएगा। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, समझिएगा सर यहाँ पे लिखा हुआ है 3x², समझिएगा कि ये है क्या। ऐसे देखा जाए तो ये सर एक प्रकार का क्या है, चर है। ये क्या है, चर है। और ये है क्या, तो सर अचर है। अभी सर कुछ लोग कहेंगे कि सर इसको तो गुणांक कहते हैं, हम जान रहे हैं कि उसको गुणांक कहते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे समझिएगा कि एक नंबर लिखा हुआ है 3x²। हम उसमें पूछे आपसे कि बताइए कि यहाँ पे चर कौन कौन है, तो आपका जवाब आएगा सर यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट का लेटर सिर्फ हमको x दिख रहा है, सर ये x चर होगा। और अचर कौन कौन होगा, तो सर अचर के लिए सर कोई भी नंबर लोग जिसका मान नहीं बदलता उसको हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। सर एक 3 है, ये अचर है, और एक पावर में 2 है, ये क्या है, अचर है।
हाँ, यहाँ पे वो क्या काम कर रहा है, गुणांक का काम कर रहा है, पावर का काम कर रहा है, वो हम आपको जस्ट समझा देंगे कि सर गुणांक क्या होता है, पावर क्या होता है। लेकिन हम बस बता रहे हैं कि इसमें चर और अचर कौन है। जिस तरह से हम आपको कह दें कि -3x² y और यहाँ पे मान लीजिए पावर 5, तो हम पूछे कि बताइए इसमें चर कौन कौन आपको दिखाई दे रहा है। तो आपका जवाब होगा सर, आप हमसे चर पूछ रहे हैं, तो चर जो इंग्लिश अल्फाबेट का जो लेटर होता है उसी को हम लोग चर कहते हैं। तो सर यहाँ पे हमको एक x दिखाई दे रहा है और एक y दिखाई दे रहा है, ये चर है। सर अचर के लिए हमको कौन सा दिखाई दे रहा है, सर अचर के लिए 3 है, माइनस में साइन के साथ में लिखना होता है, तो -3 हो गया। सर एक यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। तो ये चर और अचर है। ये हम आपको समझाना था कि चर होता क्या है और अचर होता क्या है। जिसका मान बदलते रहता है उसको चर कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता उसको हम लोग अचर कहते हैं। और ये आपका नंबर में दिखा दिए थे। लेकिन हाँ सर, अब यहाँ पे समझाइएगा कि गुणांक क्या होता है, कॉफिशिएंट जिसको हम लोग बोलते हैं, कि ये गुणांक होता क्या है, समझिएगा। आपका कोई एक नंबर लिखा हुआ है, हम आपको नंबर लिख दिए 5x²। समझिएगा, अब ये तो है चर, लेकिन इस जिस पे पावर होता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये बेस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, बेस का। तो ये जो आपका है ये किसका काम कर रहा है, बेस का, यानी आधार का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, आधार का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, ये सर घात का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, घात का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर है एक प्रकार का सर, क्या है, एक प्रकार का अचर यानी नंबर ही है, लेकिन काम कैसा कर रहा है सर, ये घात का काम कर रहा है, जिसको हम लोग पावर कहते हैं। सर ये इसके गुना में है, इसको इसके साथ गुना में है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गुणांक कहेंगे। इंग्लिश में इसको कॉफिशिएंट, सर इसको हम लोग कॉफिशिएंट के नाम से जानते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए 3x² y में y का गुणांक क्या होगा, हम आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें y का गुणांक क्या होगा। सर किसका गुणांक पूछा गया है, y का। जिसका पूछा जाए उसको छोड़ दीजिए। सर y का पूछा गया है, सर y को क्या करना है, y को छोड़ देना है। जिसका पूछा जाए उसको क्या करना है, छोड़ देना है। सर y को छोड़ दिए, बचा कौन, 3x²। तो यहाँ पे 3x² y का गुणांक हो जाएगा। यही अगर हम x² का गुणांक पूछे थे इस क्वेश्चन में कि बताइए कि कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर x² को आप छोड़ दीजिए, बचा कौन, सर 3 और बचा कौन, y। तो 3y इसका क्या हो गया, गुणांक हो गया। तो ये आपका था गुणांक वगैरह बताना। इतना बात समझ गए हैं, तो अब हम आपको बताते हैं डिफिनेशन ऑफ बहुपद। बहुपद का परिभाषा क्या होता है, समझिएगा। हम लोग को बहुपद का परिभाषा क्या होता है, सर अलजेब्रा, बहुपद एक क्या है, पार्ट्स ऑफ अलजेब्रा तो है, अलजेब्रा का ही तो एक हिस्सा है, ये स्पेशल किस्म का। अब यहाँ पे है कि हम लोग को जो बहुपद के बारे में पढ़ना है, समझिएगा, वो सिंगल वेरिएबल के बारे में पढ़ना है। मतलब समझिएगा, ये x² प्लस में y² प्लस में z², ये भी एक प्रकार का बहुपद है। ध्यान से समझिएगा, ये भी एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का बहुपद है, एक प्रकार का बहुपद है। लेकिन सर इसमें जो चर है ना, वो एक x दिखाई दे रहा है, एक y दिखाई दे रहा है, एक z दिखाई दे रहा है। तो सर ये एक बहुपद है, लेकिन ये इसके साथ में बहुपद में सर वेरिएबल यानी चर कितना है, सर इसमें x, y और z। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो x² प्लस y² प्लस z² जो पद है वो x, y, z में बहुपद है। ध्यान से सुनिएगा, हम आप स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि x² y² प्लस z² एक प्रकार का बहुपद है, लेकिन जो बहुपद है x, y, z में बहुपद है। और हम लोग को जो बहुपद पढ़ना है वो सिंगल वेरिएबल में पढ़ना है, या तो सिर्फ x में पढ़ना है, या तो सिर्फ y में पढ़ना है, या तो सिर्फ z में पढ़ना है। लेकिन हम लोग को मैक्सिमम दिखता है किस में, x में। तो हम मान के चलेंगे कि हम लोग को जो बहुपद पढ़ना है वो x में पढ़ना है, सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए। लेकिन ये ऐसा नहीं कहिए कि सर ये बहुपद नहीं, ये बहुपद है, बट किस में है सर, x, y, z में बहुपद है। और हम लोग को पढ़ना है एक, सिर्फ और सिर्फ एक चर में, या तो x होना चाहिए अकेला, या तो y होना चाहिए, या तो z होना चाहिए। तो सर बहुपद का अगर परिभाषा की बात करें तो बहुपद का परिभाषा क्या हो जाएगा, सर बहुपद का अगर डिफिनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं px। px क्या है,
पी एक्स लिख सकते हैं। पी एक्स का मतलब कि ये दिखा रहा है कि पी मतलब कि पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, सीधे कह सकते हैं कि वो घर है। पी क्या है? घर है जिसका सब सदस्य किसके रूप में होगा? एक्स के रूप में होगा। पी का मतलब पॉलिनोमियल नहीं समझिएगा, समझिएगा पी एक प्रकार का घर है और उस घर का जो मेंबर है सब किसके तरह है? एक्स के रूप में। किसके तरह है सर? एक्स के रूप में। अगर यहाँ वाई रहता है तो पूरा का पूरा बहुपद किसमें रहता है? वाई के रूप में रहता है। तो हम कह रहे हैं पी एक्स एक प्रकार का एक्स में बहुपद है। किससे बहुपद है? एक्स में बहुपद है। पी एक्स एक प्रकार का एक्स में बहुपद है। किसमें बहुपद है? एक्स में। अगर यहाँ पे y रहता तो पी एक्स एक प्रकार का y में बहुपद रहता। अगर z रहता तो z में रहता, a रहता तो a में रहता। तो हम लोग को एक में पढ़ना है जिसमें ध्यान सुनिएगा, जिसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें x का घात सर x का घात, ध्यान समझिएगा क्या डिफिनेशन लिखवा रहे हैं। बहुपद सर किसको कहेंगे? तो पी एक्स एक प्रकार का क्या है? एक्स में बहुपद है जिसमें एक्स का घात सर धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। आपको पता है कि नंबर लाइन पे आपको दिखाया गया है कि ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इधर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, इस तरफ बढ़ेंगे तो निगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पे x का जो घात होगा वह धनात्मक कैसा होगा? पूर्णांक होगा। कैसा होगा सर? धनात्मक पूर्णांक है। चलिए आपको डिफिनेशन में समझिएगा। बहुपद पी एक्स एक प्रकार का एक्स में बहुपद है। बहुपद किसमें है सर? एक्स में बहुपद है जिसमें सर उसका घात कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, यानी इंग्लिश में लिखिएगा पॉजिटिव होना चाहिए, और पूर्णांक होना चाहिए यानी कि इंटीजर होना चाहिए। तो सर बहुपद का डिफिनेशन मिला कि सर हम लोग को जो पढ़ना है वो सिंगल वेरिएबल में पढ़ना है। या तो x होगा, अगर यहीं पे हम लिखने के लिए लिख सकते हैं पी वाई लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको परिभाषा क्या बन जाएगा सर? पी वाई एक प्रकार का सर y में बहुपद है। किसमें है सर? y में बहुपद है। किसमें बहुपद है? y में बहुपद है। और अब y में बहुपद है तो y का घात कैसा होना चाहिए सर? y का जो घात होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए यानी कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो ये y में बहुपद हो जाएगा। यानी कि हमको कहीं पर पढ़ना है, या तो x में पढ़ना है या तो y में पढ़ना है। तो मैक्सिमम हम लोग के पूरे 10th के क्लास में आपको x के ही रूप में मिलता है। इसीलिए हम लिख दिए कि बहुपद के डिफिनेशन में कि पी एक्स एक प्रकार का x में बहुपद है जिसमें x का घात धनात्मक पूर्णांक है। ये था पी एक्स का मान, मतलब कि बहुपद का डिफिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम थोड़ा सा हट जाते हैं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। बहुपद की परिभाषा हो गया, तो सर एक एग्जाम्पल वगैरह भी दे दीजिए। बिल्कुल एग्जाम्पल देना बनता है, तो इसको हम लोग रफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखे तो ध्यान समझिएगा। एग्जाम्पल के रूप में 2x² प्लस में 3x प्लस में 9। अब देखिएगा वो पावर वगैरह छोड़िए, सर x है, ये x है, यहाँ पे नंबर है तो उससे कोई मतलब नंबर रह सकता है, लेकिन x के अलावा दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बहुपद किसमें है? x में बहुपद है। अब पावर इसका चेक कीजिए, सर 2 है और इसमें पावर प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है ना यहाँ पे, तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे पावर में कुछ नहीं तो 1 और माइनस का साइन नहीं लगा हुआ तो क्या है? पॉजिटिव। तो ये एक प्रकार का बहुपद है किसमें? x में। चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं 9y² प्लस में 3y³ प्लस में 8y। चलिए, ये बहुपद है कि नहीं सर? ये भी बहुपद है। ये भी क्या है सर? ये भी एक प्रकार का बहुपद है, लेकिन किसमें बहुपद है सर? ये y में बहुपद है, क्योंकि इसका एक प्रत्येक जो चर है वो पूरा का पूरा क्या है? y है। ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है। अब ये देखिए, ये भी +2 है, ये भी 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है। कोई नंबर आ भी सकता है या न भी आ सकता है। तो ये किसमें बहुपद है सर? y में बहुपद है। बहुपद होने का कंडीशन है सर x और y दोनों में हो सकता है, लेकिन हम लोग को सिंगल किसी एक चर में पढ़ना है। तो सर चर यहाँ पे सिंगल है, जो पावर है सो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि प्लस में है, और पूरा है, यानी 1 2 3 4 5 6 पावर पूरा होना चाहिए। तो ये आपका हो गया बहुपद का डिफिनेशन। अब आता है, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आता है बहुपद का मानक रूप। क्या आता है सर? बहुपद का मानक रूप। समझिएगा बहुपद का मानक रूप क्या होता है। चलिए, बहुपद
का मानक रूप, बहुपद का सर मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इंग्लिश वाले अगर लिखते हैं तो लिखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का सर मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। सर ये होता क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल? तो सर बहुपद कोई भी लिखे हम लोग, बहुपद कोई भी लिखे सर, कोई भी बहुपद लिखे, जैसे यहाँ पे 3x³ प्लस में 3x² प्लस 5x प्लस 9, या ये हो गया। कोई भी नंबर ले लीजिए, 8x का पावर 4 माइनस में 3x² प्लस में 5x प्लस में 3, 9y³ प्लस में 8y प्लस में 9y4 प्लस में 4। सर देखिए ये सर पूरा का पूरा इसका सदस्य सर x है, बिल्कुल सही। सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, सर पावर भी पॉजिटिव है और पूरा पूरा इंटीजर है। यहाँ का पूरा x है, सर यहाँ पे 4 है, सर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, जो भी है पूरा का पूरा सर y है, पावर भी पूरा पूरा। ये तो बहुपद है, बहुपद है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सर स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब नहीं समझ में आया। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझिएगा कि सर यहाँ पे पावर 3 था, फिर 2 था, 1 था, या 9 है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, ये तो ठीक है। इसमें कुछ हम चेंज करना चाह रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम लोग। चलिए सर यहाँ पे 3 था, फिर पावर 1 वाला, फिर पावर 2 वाला, फिर पावर 4 वाला, फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो सर पावर 1 है, फिर यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, पावर 3 है, कुछ नहीं तो 1 है, 4 है। सर ऐसा नहीं होता है। मानक रूप होने के लिए पावर को, यानी कि चर के पावर के अकॉर्डिंग, चर के पावर के अकॉर्डिंग उसके पदों को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाना ही क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। सर मानक रूप किसको कहते हैं? तो सर चर के, यानी कि बहुपद के चर के, किसके अकॉर्डिंग? चर के, बहुपद के चर के चलिए क्या होता है सर? बहुपद के चर के घात के, चर के घात के अनुसार, घात के अनुसार, बहुपद के चर के घात के अनुसार बढ़ते क्रम या घटते क्रम में बहुपद के पद को सजाना, बहुपद के पदों को सजाना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। सर बहुपद का मानक रूप कहलाता है। बहुपद का कौन सा रूप कहलाता है? सर बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे यहाँ पे इसी को देखें तो कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पे पावर 3 वाला था, यहाँ पे पावर 1 वाला था, यहाँ पे पावर 2 वाला था, पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो एक चर, मतलब कि अचर आ गया। तो सर इसी को अगर हम इस तरह से लिख दें, दो तरीका है लिखने का। अगर देखा जाए तो सर यदि हम यहाँ पे लिख दें 3, दिख रहा है कलर? नहीं, कलर नहीं दिख रहा। चलिए सर यहाँ पे हम लिख दें 3x का पावर 3
पावर 3 के बाद पावर 2 वाला आएगा तो लिख सकते हैं 5x², पावर 2 के बाद पावर 1 वाला आएगा 3x प्लस में 9। तो इसमें हम क्या किए हैं, बहुपद के चर को पावर के घटते क्रम लिख दिए कि पहले पावर 3 था, फिर पावर 2 था, पावर 1 था, फिर पावर कुछ भी नहीं था। तो ये मानक रूप कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। या इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पावर पहले 9 को लिख दिए, फिर सर पावर 9 मतलब कि इसमें चर है ही नहीं है। अब चर नहीं तो अब आगे देखिए कि चर वाला कौन है, सबसे कम पावर हुए, तो सर ये पावर 1 वाला है, तो इसको लिख सकते हैं 3x। अब x के बाद आगे बढ़ेंगे तो 2 वाला चाहिए, इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, 2 वाला चाहिए तो इसको लिख दीजिए 5x²। सर फिर आगे बढ़ेंगे तो 3x³। तो ये आपका भी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा और ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। अब इसमें क्या है, तो सर इसमें जो था पावर घटते क्रम में लिखा गया था और इसमें पावर देखते हैं बढ़ते क्रम में लिखा गया है। ये आपका बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम लोग वो अलजेब्रा का वो डिवीजन वगैरह पढ़ते हैं तो इसी रूप को हम लोग प्रेफर करते हैं कि पावर को बढ़ते से मतलब कि छोटे क्रम में लिखने वाला, यानी कि दोनों ही सही है, मानक रूप है, लेकिन मैक्सिमम हम लोग का इसका यूज करते हैं। चलिए आइए इसको भी हम लोग फटाफट अगर लिखना चाहें तो सर पहले पावर 4 वाला है तो 4 वाला लिखिए, 8x का पावर 4, 4 के बाद पावर 3 वाला कहीं पे है, पावर 3 वाला है, सर इसको लिखिएगा प्लस 5x का पावर 3, 3 के बाद पावर 2 वाला, सर पावर 2 वाला नहीं है तो उससे फिर कम, 2 से कम कितना आएगा 1 वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा सर -3x और प्लस में 3। इसी को सर हम लोग पलट के लिख सकते हैं, यहाँ से उल्टा स्टार्ट कीजिए तो 3 हो जाएगा, माइनस में 3x हो जाएगा, प्लस में 5x का पावर 3 हो जाएगा, प्लस में 8x का पावर 4 हो जाएगा। ये आपका घटते क्रम में है और ये पावर आपका बढ़ते क्रम में, बस हमको चर का पावर देखना है। इसी को आगे हम लोग बढ़े तो लिख सकते हैं 9y का पावर 4, पावर 4 के बाद पावर 3 वाला चाहिए, सर फिर पावर 3 वाला 9y का पावर 3, 3 के बाद 2 वाला चाहिए, सर 2 वाला है नहीं तो सीधे 8 है तो लिखेंगे 8y प्लस में 4। इसी को हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, पहले नंबर को लिखिए 4 प्लस में 8y प्लस में 9y³, सर प्लस में 9y का पावर 4, 9y का पावर 4। तो ये था बहुपद का मानक रूप कि सर बहुपद का मानक रूप क्या होता है। यह था आपका क्या चीज, सर बहुपद का मानक रूप, कि बहुपद का मानक रूप हम किसको कहते हैं, तो उसके पावर के अकॉर्डिंग, सर चर के पावर के अकॉर्डिंग उसको हम लोग बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में उसको पदों को लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। और क्वेश्चन बनाते समय याद रखिएगा कि जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में न हो तब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कीजिएगा। मानक रूप में सॉल्व कर मतलब कि लिखने के बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और मानक रूप में नहीं रहेगा तो सॉल्व तो हो जाएगा बट आपके लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। इसीलिए कभी भी बहुपद का क्वेश्चन बना रहे हैं तो देखिए कि उसका जो टर्म्स है, जो पद है, वो उसका मानक रूप में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम आपको लिखना सिखा दिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब तक इसको लिखिएगा। चलिए अगर यहां तक हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग यहां के बाद बहुपदों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे सर, बहुपद का वर्गीकरण। चलिए देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग लगेगा बहुपद का वर्गीकरण। सर अगला हेडिंग लगा लिए बहुपद का वर्गीकरण। इंग्लिश मीडियम वाला लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए अब इसका होता है, बहुपद में हम लोग पढ़ते हैं इसको एक टर्म्स के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया जाता है और पावर के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया जाता है। टर्म्स के अकॉर्डिंग
यानी कि इसको हम लोग घात के आधार पर कि इसका पावर 1 हो, पावर 2 हो, पावर 3 हो तो क्या कहेंगे, और टर्म देखेंगे, टर्म 1 गो है, 2 गो है, 3 गो या जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे तो इसका 2 पार्ट हो जाता है। एक इसका आ जाता है टर्म्स के अकॉर्डिंग, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन में 2 चीज पार्ट आ जाता है। एक आ जाता है बहुपद का पदों के आधार पर, किसके आधार पे, पदों के आधार पे, यानी कि टर्म्स के अकॉर्डिंग, टर्म्स के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, टर्म्स के अकॉर्डिंग। और एक इसका आ जाता है घातों के आधार पे, घातों के आधार पे, घातों के आधार पे यानी कि पावर के अकॉर्डिंग, सर पावर के अकॉर्डिंग। 2 चीज आता है इसका, एक सर टर्म्स के अकॉर्डिंग और एक इसका एक पार्ट हो जाता है सर पावर के अकॉर्डिंग। सर घातों के आधार पे हम लोग पढ़ते हैं एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, यही सब, और शून्य पदी वगैरह हम लोग पढ़ लेते हैं। सर घातों के आधार पर क्या पढ़ते हैं, तो रेखीय बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद और मोनोमी, आगे बढ़ जाते हैं तो बहुपदी इसका हो जाता है। उसके बाद जो 3 से ज्यादा हम लोग कह देते हैं। तो बहुपद का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम लोग अकॉर्डिंग टू टर्म्स देखते हैं एंड अकॉर्डिंग टू पावर्स देखते हैं। अकॉर्डिंग टू टर्म्स में सर मोनोमियल हो जाता है आपका, बाइनोमियल हो जाता है, ट्राइनोमियल हो जाता है, जिसको हम लोग एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो लिनियर हो जाता है, लिनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग एक पद मतलब एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग पहले पदों के आधार पर देखते हैं, छोटा छोटा सा डिफिनेशन है। अब देखते हैं, इसको अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा, पदों के आधार पर, इसके आधार पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, चलिएगा। तो बहुपद को देखेंगे तो पहला हम लोग का आ जाता है एक पदी, पदों के आधार पर देख रहे हैं हम लोग एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, जिसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। एक पदी बहुपद मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। मोनोमियल किसको कहते हैं, जिस बहुपद में एक ही पद रहता हो, वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो। लिख सकते हैं सर वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। क्या पद हो सर, एक पद हो, उसे सर हम लोग क्या कहते हैं, एक पदी, सर एक पदी बहुपद कहते हैं। सर अभी पद देखना है, उसको अभी घात वगैरह देखना हम लोग को कतई नहीं है, यानी कि पावर पर अभी ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है सर, अभी सिर्फ और सिर्फ पद देखना है, यानी कि उसका टर्म्स देखना है। क्या देखना है सर, उसका सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या देखना है, तो टर्म्स देखना है। तो सर इसका एग्जाम्पल वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हैं एक टर्म्स में, जैसे लिख सकते हैं 4x का पावर क्यू -7 वाई स्क्वायर। तो हम लोग को सर सिर्फ x में पढ़ रहे हैं तो x में ही लिखिए, y वगैरह को अब छोड़िए, क्योंकि समझाना था तो लिख दिए थे -7x का पावर 4, सीधे x या 5x स्क्वायर। तो ये टर्म्स जो डिवाइड करने का काम करता है वो प्लस या माइनस का चिन्ह करता है। यहाँ पे सिर्फ ये जो 4x स्क्वायर है ये एक टर्म्स बनेगा, -7x का पावर 4 ये एक टर्म्स बनेगा, ये x आपका एक टर्म्स बनेगा, और 5x स्क्वायर ये एक टर्म्स बनेगा, डॉट 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 etc आप कर लीजिएगा। ये आपका कैसा बहुपद है, तो सर ये एक बहुपद मतलब एक पदी बहुपद है, यानी केवल और केवल इसमें पदों की संख्या कितना एक है, पद का संख्या जो डिवाइड करने का काम करता है। ऐसे एग्जांपल में समझिएगा कि जिस तरह से सर आपका जो एक घर हो गया और घरों में रूमों की संख्या जब हम लोग निकालते हैं तो सर हम बता देते हैं कि जो दीवार जो होता है वो रूम डिवाइड करता है। कि अगर सर ये अगर इस पूरे अगर इस रूम की बात किया जाए तो सर यहाँ पे अगर इसमें एक हम दीवार को जोड़ देंगे तो हम कह सकते हैं कि एक रूम इस तरफ है और एक रूम उस तरफ है। यदि दीवार ना हो तो हम लोग कह देते
देते हैं कि पूरा का पूरा एक क्या है, एक ही रूम है। उसी तरह से कहीं पे कोई साइन नहीं है इसके BS दोनों नंबर के बीच में, तो ये एक टर्म है। इस दोनों के बीच में कोई टर्म साइन नहीं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में है, तो आपका कितना टर्म है, एक टर्म है। ये भी आपका एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी आपका एक टर्म है। तो इसी को हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। बहुपद के आधार पे पहला ये था आपका एक पदी। आगे बढ़ेंगे तो लिख सकते हैं द्विपदी बहुपद। क्या लिखेंगे सर, द्विपदी बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहते हैं सर इंग्लिश में, जिसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। और इसके बारे में तो 11th 12th में मतलब बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है और थोड़ा बहुत इसका यूज 12th वगैरह में भी हो जाता है। तो ये आपका हो गया बाइनोमियल, तो जिसको हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो द्विपदी का डिफिनेशन अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे सर, द्विपदी का डिफिनेशन तो लिख देंगे वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो। सर वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो। कितने पद हो, दो पद हो, उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब सर एग्जाम्पल में टर्म्स दो होना चाहिए। टर्म्स कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। सर कुछ भी लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए 7x²। अभी ये एक टर्म्स है, प्लस या माइनस लगा देने पर सीधे ये 5 लिख दिए, तो ये सर पहला टर्म्स हुआ, ये फर्स्ट टर्म्स कहलाएगा, और ये आपका कितना टर्म्स कहलाएगा, सेकेंड टर्म्स कहलाएगा। तो इसमें आपको दो टोटल कितने पद हो गए, दो पद हो गए। आगे बढ़िए 9x² प्लस में 5x, ये आपका हो गया। 3x² माइनस में 9, कुछ भी लिख सकते हैं ना, 5x का पावर 4 माइनस में 8x का पावर 3। ये सब आपका फर्स्ट पद, सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, डॉट 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 आप ETC कर सकते हैं। तो वैसा बहुपद जिससे पदों की संख्या कितना हो, दो हो, वैसे बहुपद को हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। कितने पदी बहुपद कहते हैं सर, हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिखे हैं, आगे बढ़ सकते हैं। पदों के आधार पर लिख रहे हैं तो लिखेंगे हम लोग त्रिपदी बहुपद। क्या लिखेंगे, त्रिपदी बहुपद। सर त्रिपदी बहुपद किसको कहते हैं, ट्राइनोमियल जिसको हम लोग कहते हैं। सर अगला तीसरा नंबर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे सर, त्रिपदी बहुपद। सर त्रिपदी बहुपद को हम लोग ट्राइनोमियल, सर क्या कहते हैं हम लोग, ट्राइनोमियल कहते हैं। त्रिपदी बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं सर, त्रिपदी बहुपद को हम लोग सर ट्राइनोमियल कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें कितने पदी हो, तीन पद हो, वैसे बहुपद को हम लोग कितने पदी बहुपद कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो डिफिनेशन लिख सकते हैं सर, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितना हो, तीन हो, वैसे बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे में आपको जो समझ में आता है, अब आप लोग तो समझदार हो ही गए हैं कि लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3x² प्लस में 5x माइनस में 3। सर ये देखिए सर, यहाँ पे ये सर पहला पद, ठीक है, ये आपका दूसरा पद और ये आपका तीसरा पद, तीनों अलग अलग होना चाहिए। ये x², ये x वाला, ये सीधे नंबर वाला। ऐसा नहीं कहिएगा 3x² प्लस में 2x², ये दो पदी नहीं, क्योंकि देखिए इसका भी चर x², इसका भी चर x², तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये 3 या 2 को ऐड करें तो 5 हो जाएगा, x² सीधे हो गया, तो इसका आंसर 5x²। तो ये आपका द्विपदी में नहीं गिन लीजिएगा, इसको नहीं कहिएगा द्विपदी, क्योंकि ये आपका था तो ये एक ही चीज, आप इसको तोड़ के लिखे हुए थे, तो यहाँ पे इसको लिख दिए तो ये एक ही पदी का एग्जाम्पल आएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसका x², ये x है, यहाँ पे कोई भी मतलब कि चर नहीं है।
समझते चलिएगा। जिसको ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, ये आपका हो गया सेकेंड एंड ये आपका हो गया थर्ड। ये त्रिपदी का एग्जाम्पल। आप भी अपने मन से कोई भी बोलिए सर, बोलिए 9 बोलिए वाई क्यू माइनस में 8x², सॉरी किसी एक में लिखना है ना, y है तो y में लिखना है, y² प्लस में 4। तो ये आपका क्या हो गया, 3 पद, 1 2 3 डॉट 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 etc। ये आपका क्या हो गया, त्रिपदी का एग्जाम्पल। तो सर एक पदी बाइनोमियल, द्विपदी सॉरी एक पदी मोनोमियल, द्विपदी बाइनोमियल एंड त्रिपदी ट्राइनोमियल। चतुर्पदी वगैरह नहीं, शून्य पदी होता है और एक अचर होता है, तो उसको हम लोग लिख देते हैं शून्य पदी। आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं शून्य पदी, जीरो पॉलिनोमियल। चलिए चलिए आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्या है सर, शून्य पदी। शून्य पदी बहुपद, एक बहुपद, इसको इंग्लिश में जीरो पॉलिनोमियल के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से, जीरो पॉलिनोमियल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। सर शून्य पदी क्या होता है, तो वैसा बहुपद जिसका गुणांक, वैसा बहुपद जिसका गुणांक क्या हो, शून्य हो, वैसा बहुपद जिसका गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शून्य बहुपद, शून्य पदी बहुपद कहते हैं। लिख सकते हैं जिस बहुपद का सभी गुणांक अभी समझा करके आए हैं, गुणांक शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य पदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य पदी बहुपद कहते हैं। सभी का सभी गुणांक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हैं सर, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे देखिए x², बस इसका जो गुणांक है, गुणा में कितना है, 0, प्लस में आप कुछ भी लिख लीजिए ना, 0x⁴ प्लस 0x⁵। ये आप कितना भी पद बढ़ा दीजिए सर, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, सॉल्व करेंगे 0 0 0, फाइनली क्या आएगा, 0। इसी को हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य पदी। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 0x⁴, ये भी आपका हो गया शून्य पदी। या इसमें पद भी कितना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पावर भी कितना रहे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पद भी हम कितना भी बढ़ा दें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 10 15 पद बढ़ा दें और उसके बाद हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करें तो आफ्टर दैट क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 को ऐड करेंगे तो फिर भी क्या आएगा, लास्ट में तो सॉल्व होने के बाद 0 भी आएगा। तो यहाँ पे या तो पद भी बेसी रहे या पावर भी कुछ रहे, उससे कोई लेना देना नहीं, बस गुणांक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वैसे को हम लोग शून्य पदी बहुपद कहते हैं। यहाँ पे एक ही पद है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे 0 ही आएगा। कोई भी लिख लीजिए, 0x⁸ माइनस में 0x⁹, ये भी लिख लीजिए सर। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से कुछ भी करेंगे 0। तो शून्य बहुपद का सभी जो गुणांक होगा, जिसको कॉफिशिएंट बोलते हैं, वो क्या होगा सर, 0 होगा। वैसे बहुपद को हम लोग शून्य पदी बहुपद के नाम से जानते हैं। ये पद के आधार पे आपका चौथा था। अब इसमें से हम लोग लिख सकते हैं एक अचर बहुपद, और अचर के बारे में आपको उदाहरण देख चुके हैं, जिसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर उसको भी देखना है तो इसका पद के आधार पे एक और भी आपका हो जाएगा, 5वां पॉइंट, अचर बहुपद। अचर बहुपद, अचर बहुपद जिसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सर अचर बहुपद किसको कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसका सब पद अचर हो, जिसमें चर दिखाई नहीं दे। चर कहने को सर x होगा, नहीं होगा, y होगा, नहीं होगा, सर z होगा, नहीं होगा। यानी कि कोई भी, ध्यान सुनिएगा, कोई भी चर दिखाई नहीं दे, इसका पूरा का पूरा पद क्या हो, अचर हो, यानी कांस्टेंट हो, वैसे बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। अगर इसको हम लोग डिफिनेशन में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिफिनेशन लिख सकते हैं, वैसा
बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, केवल एक पद हो तथा वह पद कोई भी वास्तविक संख्या हो, कोई भी क्या हो, वास्तविक संख्या हो, कोई भी वास्तविक संख्या हो। सर केवल एक के पद होगा, वो किसके बराबर होगा, वास्तविक संख्या के बराबर होगा, उससे हम लोग सर अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद कहते हैं सर, अचर बहुपद कहते हैं। सर एक पद होगा और किसके बराबर होगा, सर अचर के बराबर, यानी कि सॉरी कोई भी वास्तविक संख्या के बराबर होगा, वैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। एग्जांपल में आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, एग्जांपल में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल में सर 2 हो गया, सर -5 हो गया, √3 हो गया, ... etc। सर ये सब क्या कहलाएगा, सर अचर बहुपद कहलाएगा। तो ये था आपका सर किसके आधार पे, पदों के आधार पे। यदि बैक जाए तो हम आपको दिखाते चले, यहाँ से पढ़ाए थे कि सर बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, सर एक टर्म्स के आधार पे, एक पावर के अकॉर्डिंग। सर टर्म्स के अकॉर्डिंग अभी हम लोग 5 प्रकार के पढ़ लिए देखने के लिए। सर एक पदी बहुपद मोनोमियल किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। इसका एग्जांपल भी हम आपको दे दिए हैं। सर आगे देखिएगा तो सर आगे था द्विपदी। सर द्विपदी बहुपद किसको कहते हैं, वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो, उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लिए थे। आगे बढ़िएगा सर, आगे पढ़े हम लोग त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल, वैसे बहुपद जिससे पदों की संख्या 3 हो, वैसे बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल भी आपको लिखा गया था, यहाँ तक हो गया था। आगे बढ़ते हैं शून्य बहुपद, जिसका सभी का सभी गुणांक क्या होगा, 0 होगा, वैसे बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य बहुपदी के नाम से जानते हैं। और आफ्टर डेट हम लोग पढ़े थे अचर बहुपद, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसका एक पद होगा और वो पद किसके बराबर होगा, किसी न किसी वास्तविक संख्या के बराबर होगा। तो वैसे को हम लोग अचर बहुपद के नाम से जानते हैं। पद के आधार के बाद हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग किसके अकॉर्डिंग, घात के अकॉर्डिंग। चलिए सर किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, सर घात के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सर घात के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे एक घातीय बहुपद। अब देखिए जिस तरह से हम लोग पद वाले में, ध्यान समझिएगा, जिस तरह से हम लोग पद वाले में केवल और केवल पद पे फोकस रहता था, अब इस तरह से हम लोग केवल और केवल किस पे फोकस रहेगा, घात पे रहेगा। पद पे हम लोग का फोकस नहीं रहेगा, ध्यान समझिएगा। तो अब घात के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो घात के अकॉर्डिंग पहला है एक घातीय बहुपद। सर पहला क्या है, सर पहला हम लोग का है एक घातीय बहुपद। सर पहला हम लोग का है एक घातीय बहुपद, पद के आधार पे। सर एक घातीय बहुपद जिसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। सर क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। सर क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक घातीय बहुपद कहते हैं। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं और लिखते चलते हैं। तो डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग, सर वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात यानी सबसे बड़ा घात, अधिकतम घात, सर अधिकतम घात क्या हो, घात 1 हो, क्या हो, 1 हो,
उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। सर वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात कितना हो, एक हो, उसे हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं। और इसका सामान्य यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ध्यान समझिएगा, इसका सामान्य रूप भी होता है। कौन रूप होता है? सामान्य रूप कहिए, स्टैंडर्ड रूप कहिए या मानक रूप कहिए, सब भी एक होता है आपका। इसका सामान्य रूप देखिए, जिस तरह से वहां पे हम लोग पढ़े थे पीछे में पदों के आधार पे, वहां पे कोई इसका सामान्य रूप वगैरह नहीं था, इसका मानक रूप नहीं था, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था, ठीक है। यहाँ पे इसको सामान्य रूप कहिए या मानक रूप कहिए। और एक इसका और भी एक नाम आता है, सामान्य रूप हो गया, मानक रूप हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। एक भी और कुछ होता है देख लीजिएगा, वो क्या होता है। सो इसका सामान्य फॉर्म क्या होता है? वो सब फॉर्म होता है ax प्लस में b, ax प्लस में b। सर ax प्लस में b, अब समझिएगा, जहां यहाँ पे कुछ कंडीशन है, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी सर a का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या b पे कोई कंडीशन लगाया है? सर b पे कोई कंडीशन नहीं लगाया है। तो आपको एक एग्जांपल हम देते हैं कि यदि आप स्कूल में जाते हैं और आपको कह दिया जाता है कि उस फील्ड में उस पेड़ जो है, कोई आम का बगीचा है, उस पेड़ के पास आपको नहीं जाना है, तो आप क्या समझते हैं कि सर जो है सो सिर्फ और सिर्फ उस आम के पेड़ के पास जाने के लिए मना किए हैं। इसका मतलब और भी जगह फील्ड है, वहाँ पे हम जा भी सकते हैं या न भी जा सकते हैं, लेकिन जहाँ जाने के लिए हमको मना किया गया है वहाँ पे जाएंगे तो हमको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जहाँ के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है तो वहाँ आप जा भी सकते हैं या न भी जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एज इट इज यहीं पे कंडीशन हम आपको समझा दें कि इसका सर सामान्य रूप, यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग जनरल फॉर्म कहिए, या इसको मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म कहिए, वो आपका ax प्लस में b, जहां पे कहने का मतलब, जहां पे वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसमें x तो आपका ही हो गया वेरिएबल, और ये b है, b के बारे में सर कोई कंडीशन नहीं है, तो b जो आपका हो सकता है वो 0 हो भी सकता है या न भी हो सकता है। लेकिन जिसके बारे में मना किया है कि a 0 नहीं होगा, तो a किसी भी हाल में 0 नहीं होगा, a को आप 0 नहीं ले सकते हैं, लेते हैं तो फिर ये नहीं होगा एक घातीय बहुपद। और एक बात और याद रखिएगा कि सर a 0 नहीं होगा, और a और जो b होगा वो बिलोंग्स करेगा रियल नंबर। कौन नंबर बिलोंग्स करेगा? सर रियल नंबर। मान के चलते हैं कि a और b जो आपका बिलोंग्स करेगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मेरे पास ऊपर में पेज है, ऊपर में हम लोग लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सर 2x प्लस में 5, कुछ भी लिख लीजिए। क्या 2x प्लस में 5, ध्यान समझिएगा, 2x प्लस में 5। सर x का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है, और यहाँ के 2 के बगल में x के बगल में 2 है, वो 0 नहीं है। आगे सर 2x, ये भी आपका हो सकता है एक घातीय बहुपद, क्योंकि इसके जो आगे का जो था उसको हम क्या लिख दीजिए? 0 मान लिए। वो आगे का 0 हो सकता है लेकिन ये 0 नहीं हो सकता है। या आप मान लीजिए माइनस में 3x प्लस में 8, ये आपका हो गया। सर ये x के बगल वाला नंबर एक 3 है, ये आपका हो गया 8। आगे बढ़िएगा 8x प्लस में 9, तो ये आपका क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल etc। तो एक घातीय बहुपद किसको कहते हैं? वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 1 हो, उसे हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं। इसका सामान्य यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस में b, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 और a और b जो आपका है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो ये था आपका किसके बारे में? एक घातीय के बारे में। समझ में आया होगा तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब लोग समझते हैं हम लोग आगे।
चलिए आगे हम लोग का द्विघातीय, एक द्विघातीय समीकरण पढ़ना है ना, यहाँ पे द्विघातीय बहुपद है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। द्विघातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक द्विघातीय क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम लोग को पढ़ना है जस्ट इसके आगे वाला चैप्टर में। द्विघातीय बहुपद किसको कहते हैं? तो वह ऐसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, मैक्सिमम घात कितना हो? 2। डिफिनेशन क्या लिखेंगे देखिएगा, तो डिफिनेशन लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं सर, वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात क्या हो? 2 हो। अधिकतम घात क्या हो सर? अधिकतम घात कितना? 2 हो। उससे हम लोग 2 हो, उससे हम लोग द्विघाती बहुपद कहते हैं। कौन बहुपद कहते हैं सर? द्विघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है सर, इसका भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, सामान्य सूत्र होगा, जनरल फार्मूला होगा? बिल्कुल होगा। इसका हम लोग सामान्य रूप या जिसको हम लोग जनरल फॉर्म, मानक रूप कहिए, जो भी होगा वो देख लेंगे हम लोग। मानक रूप जो भी कहिए सर, इंग्लिश में इसी को हम लोग जनरल फॉर्म कहते हैं, और हम लोग या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। क्या होता है सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस में bx प्लस में c। जब समीकरण देखेंगे तो वहाँ इक्वल टू हम लोग समथिंग करेंगे, वो आपको बता देंगे। तो सर इसका सामान्य रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस में c। कंडीशन यहाँ भी है जी, बिल्कुल यहाँ भी कंडीशन है, जहाँ हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ लिख सकते हैं कि x² के बगल में क्या है? a डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि सर a का मान जैसे ही 0 होगा, क्यों ऐसा बोला जा रहा है? a का मान जैसे ही 0 होगा तो 0 से कुछ भी गुना करेंगे तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और x² भी नहीं बचेगा। जब x² नहीं बचेगा तो इसमें पावर यानी पावर 2 से छोटा बचेगा, 2 से छोटा पड़ेगा तो द्विघात बहुपद कहलाएगा ही नहीं। यही कारण है कि x² के जो गुणांक है, कोएफिशिएंट है, वो 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या सर बी और सी के बारे में कुछ कहा है? सर बी और सी के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, तो बी और सी कुछ भी हो सकता है, प्लस में माइनस में 0 यानी कुछ भी हो सकता है। बी के बारे में जब कोई कंडीशन नहीं लगाया। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि ए, बी और सी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, कि वो आपका क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। वो काल्पनिक वगैरह में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जब देखेंगे 10th के बाद तो वहां पे आपको बताया जाएगा, तो ये आपका वास्तविक संख्या होगा। सो इसका एग्जांपल लिखिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हैं? 9x² प्लस में कुछ भी लिखिए 3x प्लस में 8, ये भी आपका द्विघात समीकरण होगा। आगे बढ़ सकते हैं सर, 9x² प्लस में 3 होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर x² है, ये x² वाला तो है, बाकी सर x वाला रहे या न रहे, यहाँ पे रहे या न रहे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसीलिए इसको हम लिख रहे हैं। ये भी आपका द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि सर x का पावर कितना है? 2 है, यानी अधिकतम घात 2 है। सर यहाँ पे कोई आदमी लिख दिए x² प्लस में 3x, सिर्फ इतना लिख दिए, ये है कि नहीं? सर ये भी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि x का घात कितना है? 2 है। बाकी आगे का रहे तो अच्छा है, नहीं रहे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा, क्योंकि सर इसमें चर का x यानी जो चर है उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। मिनिमम आपका हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। यहाँ तक हो गया तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम लोग जस्ट आगे बढ़ेंगे। अब
चलिए यहाँ तक हो गया, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हम लोग का होगा त्रिघात बहुपद। इसको हम लोग इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। सर क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? तो सर वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात क्या हो? सर चर का अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। कौन बहुपद? त्रिघात बहुपद कहते हैं। चर का अधिकतम घात कितना हो? 3 हो, उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। सर इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, बिल्कुल होता है, जिसको हम लोग सामान्य रूप कहिए। अब सब नाम नहीं लिखेंगे, आपको पता है कि सामान्य रूप स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी होता है वो लिख सकते हैं। क्या होता है? सर इसका होता है ax³ प्लस में bx प्लस में सर bx² प्लस में cx प्लस में d। सर क्या होता है इसका स्टैंडर्ड रूप फॉर्म? सर ax³ प्लस bx² प्लस में cx प्लस में d। सर पावर 3 बचाना है, तो यानी कि ये का मान इसके बगल वाला का मान 0 नहीं हो सकता है, बाकी इधर कुछ भी हो, उससे कोई भी फर्क नहीं। तो लिख सकते हैं जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं है। और a b c और आपका जो d है वो कहाँ से बिलोंग करेगा? तो सर वो आपका कोई भी वास्तविक संख्या होगा, ये रियल नंबर होगा। सो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं 3x³ कुछ भी लिखिए, 9x³ प्लस में 8x² माइनस में 5x प्लस में 8। ये आपका एक एग्जांपल हो गया। कोई भी एग्जांपल लिखिए, 9x³ प्लस में 5x प्लस में 8। ये है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 वाला है, बाकी और रहे या नहीं रहे, मैक्सिमम पावर रहना चाहिए। तो ये था आपका पदों के आधार पे और घातों के आधार पे ये बहुपद, पदों के आधार पे और ये घातों के आधार पे बहुपद। सर आगे भी देख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो चतुर्घाती बहुपद होता है। कौन होता है? चतुर्घाती बहुपद होता है। लिख सकते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रिक इक्वेशन पॉलिनोमियल कहते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। चलिएगा इसको लिखिएगा जब तक। हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, चतुर्थ घातीय बहुपद। हालांकि इतने पढ़ना है लेकिन देख लेते हैं, देख रहे हैं तो। चतुर्थ घातीय बहुपद, ठीक है। चतुर्थ घातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद को इंग्लिश में क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। सर इसका डिफिनेशन वैसा बहुपद जिसके चरों का अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे? वैसा बहुपद जिसके चरों का अधिकतम घात
कितना 4 हो, उस चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। चतुर्घातीय बहुपद कहते हैं, चतुर्घातीय बहुपद कहते हैं। सर इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म होगा? बिल्कुल होगा, सामान्य रूप। कौन रूप? सामान्य रूप। सर सामान्य रूप इसका क्या होता है देख सकते हैं, पावर 4 है, लिख सकते हैं ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स का पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस में डी एक्स, आगे ए बी सी डी आप ई लिख सकते हैं या इसको हम लोग के लिख देते हैं। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? के मतलब कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर। तो यहाँ पे भी सर पावर 4 को बचाना है, तो यानी कि ए का जहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, यानी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा कंडीशन लिख सकते हैं ए बी सी डी के जो भी होगा वो आपको रियल नंबर से बिलोंग करेगा। कहाँ से बिलोंग करेगा सर? रियल नंबर से बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल लिख सकते हैं 4x का पावर 4 प्लस में 3x³ माइनस में 9x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 5। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया डॉट डॉट etc। तो यह था आपका कंप्लीट पदों के आधार पे और घातों के आधार पे। अब हम लोग को आगे क्या पढ़ना है एक बार देख लेते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया है। तो ये था आपका पदों के आधार पे। अब कुछ स्पेशल जो हम लोग को क्वेश्चन वगैरह पूछता है, वो ग्राफ से क्वेश्चन पूछता है। कहाँ से पूछता है? ग्राफ से। तो वो वगैरह हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ तक हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते समझिएगा। हालांकि नॉर्मली समझिएगा, यदि मेरा बहुपद, ध्यान समझिएगा, ये सिर्फ समझा देते हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन यहाँ से डीपली बहुत पूछा नहीं जाता है। अगर होगा तो हम लोग फिर से एक दोबारा देखिए, आपको हम उतना पढ़ा रहे हैं कि जिससे आपका एग्जाम में कंप्लीटली बोल रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं कि एक सिंगल क्वेश्चन भी रत्ती बराबर आपका छूटेगा नहीं। लेकिन हाँ, एक होता है कि सर और डीपली नॉलेज चाहिए, तो अभी समय है नहीं। डीपली नॉलेज के लिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को ग्राफ के थ्रू भी हम सॉल्व करके बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन भी, ये बहुपद का क्वेश्चन भी हम लोग ग्राफ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बस नॉर्मल समझाने के लिए समझिएगा कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा ग्राफ से क्वेश्चन आता है तो समझिएगा। एक घातीय बहुपद का कुछ लोग लिख लीजिएगा, यहाँ से ग्राफ में क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो ग्राफ एक सर स्पेशल ग्राफ पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण में। यहाँ पे अगर ग्राफ के बारे में है तो एक बात लिखिएगा कि एक घातीय बहुपद का, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे घात के ही आधार पे पढ़ना है, एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय, एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय, बस इतना ही पढ़ना है। एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय, तो इतना ही समझिएगा। एक घातीय बहुपद का आलेख, जिसको हम लोग ग्राफ कहते हैं, आलेख क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखीय होता है। ये बस याद रख लीजिएगा कि एक घातीय बहुपद का, अगर मेरा बहुपद x में है, किस में है? x में है, तो ये x का मान कहीं ना कहीं पे एक जगह पे काटेगा और इसी से होके गुजरेगा। इसी से होके क्या होगा? गुजरेगा। जो x पर से काटेगा, x में बहुपद है तो x पर एक बार काटेगा। ध्यान सुनिएगा, यदि बहुपद x में हो और x क्या हो, y क्या हो, ये बात आपको हम बता चुके हैं कि यदि बहुपद x में हो तो x एक्सिस को कहीं ना कहीं पे सिर्फ एक बार काटेगा और वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, या तो यहाँ पे काटे या यहाँ पे कहीं पे काटे, ये x का होगा। अगर ये y को काटता है, समझिएगा ये आपका
x एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस होता है। अगर y को काटता है तो y को काटता है बहुपद यदि x में हो और y को काटता है तो वैसे बहुपद को हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं, क्योंकि उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ किसको काट रहा है, y को काट रहा है, x को नहीं काट रहा है, तो वैसे वाला को हम लोग क्या कहते हैं कि x का एक भी मान पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से एक घातीय हो गया कि एक घातीय का आलेख कैसा होता है सर, एक घातीय बहुपद का आलेख क्या होता है तो एक सरल रेखीय होता है। क्या होता है, एक सरल रेखीय होता है। इसी तरह से अगर ग्राफ में और बात करें तो द्विघातीय का पूछ देगा अगर आपसे क्वेश्चन, द्विघातीय तो द्विघातीय बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, द्विघातीय बहुपद का यदि आपसे आलेख पूछ दे कि आलेख कैसा होगा तो द्विघातीय बहुपद का आलेख कहता है पर वलयाकार होता है। क्या होता है, पर वलयाकार होता है, पर वलयाकार होता है। हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं 11 12 से, जिसको हम लोग हाइपरबोला पाराबोला के नाम से जानते हैं। बस इतने समझिएगा कि ये एक्स एक्सिस को, ये आपका जो एक्स एक्सिस है उसको दो जगह काटेगा, या तो यहाँ से लेके यहाँ तक काट रहा है, देखिए एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है। और याद रखिएगा कि जिसमें बहुपद हो, एक्स में बहुपद हो और जितना जगह पे काटेगा एक्स का मान उतना होगा। और यहाँ से हम पॉसिबल कहें कि एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा, वैल्यू क्या वो निकलेगा तो एक वैल्यू यहाँ पे निकलेगा और एक वैल्यू यहाँ पे निकलेगा, तो यहाँ पे दो मान पॉसिबल है। या तो ये ऊपर की ओर काटेगा, या तो इसी में हम लोग आपको समझा दें कि या तो ये दोनों नीचे की ओर काटेगा। वो कब नीचे की ओर काटेगा, कब ऊपर की ओर काटेगा, जब आपको हम पढ़ाते हैं कि ax² प्लस में bx प्लस में c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पढ़ा के आ चुके हैं। किसका सर, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण अभी नहीं, द्विघात बहुपद का। जब सर a ग्रेटर देन 0 हो एंड b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, तब किस तरह का ग्राफ बनेगा, a लेस देन 0 हो, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। यहाँ से कुल 6 कंडीशन बनता है और यहाँ से आपका एक सिंगल क्वेश्चन तक नहीं पूछा जाता है, वो आपका डिटेल में नॉलेज के लिए पढ़ना है। तो उसके बारे में पढ़ना है तो हम लोग असली से टॉपिकल वाइज जब हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम के बाद में फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तो आपका एक समझिए कि मैराथन की तरह एक क्लास में कंप्लीट को बताना है और वो उसको भी बताना है जो हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और उसको छोड़ना एग्जाम के एक्स्ट्रा भी तो हम बताते चलते हैं, लेकिन इस बात को भी फिलहाल हम लोग डिनाई करेंगे, यानी तो हम लोग छोड़ेंगे क्योंकि इसका भी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो नॉर्मली बस समझना है कि सर x को दो जगह पे काट रहा है तो x का मान दो पॉसिबल है, और ये आकृति को ही परवलयाकार कहता है। इस आकृति को हम लोग परवलयाकार ही कहता है। तो द्विघातीय बहुपद का मतलब क्या आलेख कैसा होता है तो सर परवलयाकार होता है। सर यहीं पे सर इसमें अगर हम लोग इस तरह से अगर लाइन खींचा हुआ है तो सर x का वैल्यू क्या पॉसिबल है, सर x को एक जगह यहाँ पे काट रहा है, सर एक जगह यहाँ पे काट रहा है, एक जगह यहाँ पे काट रहा है, एक जगह यहाँ पे काट रहा है। तो x में अगर यहाँ पे ग्राफ होगा तो यहाँ पे x का मान 4 पॉसिबल है। अगर सर यहीं पे अगर हम लोग नॉर्मली यहाँ पे समझे कि इस तरह से सर इस तरह से आके सिर्फ इस तरह चला जाए, सिर्फ इस तरह से आके सर इस तरह से दिया हो और इस तरह से आके चला जाए तो सर यहाँ पे कितना जगह, तो सिर्फ एक जगह टच कर रहा है, तो इस कंडीशन का आंसर 1 होगा, यानी x का मान 1 पॉसिबल है। तो ये तो आपका ग्राफ का कंडीशन किस किस तरह से आपका ग्राफ में क्वेश्चन पूछता है। अब आपका हो गया सबसे इंपॉर्टेंट है, चलिए शून्य क्या होता है पहले उसको समझते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के बारे में स्पेशल कुछ बात समझते हैं। सर द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग स्पेशल क्या समझेंगे, सर द्विघात बहुपद के बारे में आप पढ़ा चुके थे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप पढ़ाए थे ax² प्लस में bx प्लस में c। और याद रख लीजिए एक बात कि मैक्सिमम पावर ऑफ x का यहाँ पे कितना पावर है, 2 पावर है। तो यहाँ पे x का जो हल निकलेगा इस क्वेश्चन में सर x का जो हल निकलेगा वो x का हल 2 गो पॉसिबल होगा। कितना पॉसिबल होगा सर, जितना पावर रहता है x का मैक्सिमम उतना ही उसका सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। यहाँ पे x का पावर 2 है तो यहाँ पे x का जो वैल्यू निकलेगा वो 2 वैल्यू निकलेगा, वो कोई भी आपका रियल नंबर होगा। तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म तो पढ़ा चुके हैं कि ax² प्लस bx प्लस c। अभी बराबर 0 नहीं लिख रहे कि वहाँ द्विघात समीकरण पढ़ना है और ये आपका द्विघात बहुपद पढ़ना है। तो यहाँ पे सर जो हो गया सर इस वाले क्वेश्चन में कि ये सर x का मान जो है इस वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग देख के चलें, सर इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में
x का जो मान है सर, इस वाले क्वेश्चन में x का मान क्या गो निकलेगा सर, x का मान सर 2 गो निकलेगा। x का मान क्या निकलेगा, 2 गो निकलेगा सर। x का मान सर कितना निकलेगा सर, x का मान 2 निकलेगा। एक x का मान कुछ ना कुछ निकलेगा और यहाँ पर भी x का मान कुछ ना कुछ निकलेगा। ध्यान समझिएगा, वही x का जो मान निकलेगा, एक मान को हम लोग अल्फा कह देते हैं और एक मान को हम लोग सर बीटा कह देते हैं। ध्यान से समझिएगा, x का जो मान यहाँ पे पॉसिबल ऑफ वैल्यू ऑफ x जो होगा वो 2 गो होगा और 2 गो होगा सर। x मान को, एक मान को हम लोग अल्फा कह देते हैं और दूसरे मान को हम लोग क्या कह देते हैं, बीटा कह देते हैं। और इसी को जो, इसी अल्फा को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रूट। क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, मूल कहते हैं। यानी इसका हम लोग कि सर जो x का जो मान निकला है वो क्या है, तो द्विघात बहुपद का एक रूट है, मूल है। यदि इसमें इसको हम रखेंगे, इसमें रखेंगे तो पूरे के पूरे मान को क्या कर देगा, 0 बना देगा, शून्य बना देगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो एक मूल इसका अल्फा कहलाता है और ये भी इसका मूल ही कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, जिसको हम लोग बीटा कहते हैं। तो एक मान आपका अल्फा होता है और एक मान आपका क्या होता है, बीटा होता है। इसी को हम लोग मूलों कह देते हैं, यानी रूट्स कह देते हैं या x का मान कहते हैं। समझ में आया कि सर अल्फा और बीटा में सर जो मूल का जो ये है कि मूल किसको कहते हैं, मूल आखिर होता क्या है, तो आपको बता दिए कि मूल कहते किसको है। तो सर मूल हम लोग कहते हैं जो x का जो वैल्यू निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। सर x का जो वैल्यू निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। और ये जो मूल जो है आपका, एक अल्फा कहलाता है और दूसरा का नाम हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। तो यहीं पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है, मतलब कुछ रिलेशन पढ़ना है कि द्विघात बहुपद के गुणांक तथा द्विघात बहुपद के, मतलब कि ये गुणांक तथा कॉफिशिएंट तथा मूलों के बीच में संबंध। तो अगला हेडिंग लगाइएगा, द्विघात बहुपद के गुणांक तथा मूलों के बीच में संबंध। द्विघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। सर रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड इट्स रूट्स। रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स रूट। और वो कैसा पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप हमको पढ़ाए थे। सर स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में फिर से अगर चर्चा करें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाए थे आपको हम, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 नहीं लिखना है, ये बात अभी याद रखना है। सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाए थे ax प्लस में bx प्लस में c। सर जब ये पढ़ाए थे तो जब ये आपका हो गया था तो इसका एक जो रूट्स कहलाएगा, सर इसका एक रूट जो कहलाएगा, एक रूट को हम लोग क्या कहते हैं सर, एक रूट को हम लोग इसके रूट्स को जो, इसको रूट्स जो आएगा सर, इसका एक रूट होगा अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब लिख देते हैं कि इसका जो गुणांक क्या क्या है, गुणांक देख लेते हैं क्या क्या है। तो गुणांक में हम लोग लिखना सिखा चुके थे कि सर x² का, तो x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक a है। सर x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक देखिए कि x के बगल में क्या है, तो x के बगल में b है, तो b है। और c क्या है, तो c आपका एक अचर पद है। कौन सा पद है, अचर पद है। यहाँ तक आपका हो गया। ये c आपका क्या है, एक अचर पद है। सर c इसका एक अचर पद है, या सीधे हम लोग लिख सकते हैं अचर पद क्या है, c है। अचर पद क्या है सर, अचर पद कौन हो गया सर, अचर पद हो गया c। और इसमें सर पावर 2 है, तो अल्फा तथा बीटा इसका क्या है सर, अल्फा तथा बीटा इसका मूल है। क्या है, मूल है या रूट है।
तो ये था आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर ये आपका द्विघात बहुपद और x स्क्वायर के बगल में a b c। तो यहाँ से रिलेशन जो बनता है क्या बनता है, याद रख लेना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर ये फॉर्मूला आपका बनेगा माइनस बी बाई ए। और इसका हम प्रूफ वगैरह जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो बिल्कुल करवाएंगे, क्योंकि मेरा आदत है कतई मैथ को याद नहीं करवाना या रटाना। हम बिल्कुल हमेशा खुद ही रटने से दूर भागते हैं और स्टूडेंटों को भी रटने से मना करते हैं, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक जानना। लेकिन अभी समय है एग्जाम की तैयारी, तो मजबूरी बस याद रख लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर याद रख लेना है कि क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सर माइनस बी बाई ए, और ये होता है मूलों का योग। यदि इसमें एक मूल ये एक मूल ये जोड़ को हम लोग योग कहते हैं, तो इसी को हम लोग लैंग्वेज के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं द्विघात बहुपद में मूलों का योग। मूलों का योग, मूलों का योग यानी कि मूलों का योग, एक मूल अल्फा और एक मूल बीटा जोड़ को हम लोग योग कहते हैं। तो मूलों का योग बराबर जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, अगला होता है सर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर, सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सर, अल्फा इंटू बीटा बराबर सर सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सर, ये सी बाई ए होता है। तो ये अल्फा ये बीटा है, ये गुना में है, इसको लैंग्वेज में लिखा जाता है सर मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, जिसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, इसका माइनस बी बाई ए और इसका सी बाई ए। ये आपका हो गया। आपको यहां से एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पूछ क्या देता है कि जब आपका अल्फा और बीटा दिया रहे, अल्फा तथा बीटा का मान दिया रहे, अल्फा तथा बीटा का मान दिया रहे। अगला पेज पे हम ले चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पेज को आप एक बार हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ले लिए होंगे, तो अब देखिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। अगला पेज पे अभी हम द्विघात बहुपद के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो द्विघात बहुपद के बारे में ही देखना है। अगला पेज पर क्या लिख सकते हैं सर, अगला पेज पे कि अल्फा तथा बीटा का मान दिया रहे, अल्फा तथा बीटा का मान दिया रहे। एक कंडीशन ये है, अल्फा तथा बीटा का मान दिया रहे, यानी कह दे कि मूलों द्विघात बहुपद के मूल क्रमशः, इसी को किस तरह से लिख सकते हैं, द्विघात बहुपद के मूल क्रमशः अल्फा तथा क्या हो, बीटा हो। अल्फा तथा बीटा का मान दिया रहे या द्विघात बहुपद के मूल क्रमशः अल्फा या बीटा हो। एक स्टेटमेंट ये होगा, इसी स्टेटमेंट का ये दूसरा रूप है। और या तो आप दूसरा होगा कि अल्फा प्लस बीटा दिया रहे और अल्फा इंटू बीटा दिया रहे। इसी को हम लोग भाषा में लिखते हैं कि द्विघात बहुपद के। अब बताइएगा, द्विघात बहुपद के ये एक मूल है, ये एक मूल है, इसको जोड़े हुए हैं, तो जोड़ को हम लोग योग कहते हैं। तो द्विघात बहुपद के मूलों का योग यानी मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस में बीटा, मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस में बीटा, और मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू में बीटा। ये दो स्टेटमेंट है, ये याद रखिएगा ध्यान से कि अल्फा तथा बीटा का मान दिया रहे, जिसको लैंग्वेज में हम लोग द्विघात बहुपद के मूल क्रमशः अल्फा तथा बीटा हो, या 3 4 5 जो भी कहे, और ये अल्फा प्लस बीटा दिया रहे, अल्फा इंटू बीटा में दिया रहे, या इसी को लैंग्वेज में कि द्विघात बहुपद के मूलों का योग या मूलों का गुणनफल दिया रहे। तब आपसे द्विघात समीकरण पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, द्विघात बहुपद पूछ लेगा या समीकरण पूछ लेगा। द्विघात बहुपद पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, ए द्विघात बहुपद आपका क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। ये होता है, या ए होता है कि नहीं, ए नहीं होगा, यहाँ पे ए नहीं होगा।
ठीक है, यहाँ पे ए नहीं लिखिएगा, सीधे लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। ये द्विघात बहुपद हो गया। द्विघात समीकरण कहेगा तो इक्वल टू जीरो हम लोग कर देंगे। ये आपका पूछ लेता है कि जब ये दे देगा द्विघात बहुपद के मूल दे देगा, मूलों का योग, तो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का मान बैठा देंगे, एकदम इजी हो गया। और अल्फा इंटू बीटा का मान बैठा देंगे डायरेक्ट। अगर अल्फा और बीटा अलग अलग रहेगा तो अल्फा का मान लिख देंगे अलग, बीटा का मान लिख देंगे अलग, ऐड करना है तो ऐड कर देंगे, अल्फा का मान अलग, बीटा का मान अलग, और गुना करना है तो गुना कर देंगे। तो ये होता है आपका द्विघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में था सर? ये था मेरा द्विघात बहुपद के बारे में था, जो हम लोग देख लिए एक बार अच्छे से। एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में बता देते हैं। त्रिघात बहुपद के बारे में बता देते हैं कि वहां से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, इसको पहले लिखिएगा, पानी उनी पी लेते हैं क्योंकि लंबा क्लास हो गया है। चलिए, यहां तक हो गया है। तो अब हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं। जिस तरह से इसमें हम लोग देखे थे द्विघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों के बीच में संबंध कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया, एक्स का गुणांक बी हो गया, और चरपद हो गया अल्फा और बीटा, इसका मूल रूट है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। मूलों का योग इसको कहते हैं हम लोग, इसको मूलों का गुणनफल कहते हैं। ये आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और ये बात को हम लोग अगला पेज पे पढ़ रहे थे, इस पेज पे थे कि अल्फा और बीटा का मान दिया रहे। इसी तरह से अब छोटा सा, अब लास्ट क्लास हम लोग का चल रहा है। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट है कि चलिए, अब फटाफट लिखिएगा त्रिघात। किसके बारे में? त्रिघात बहुपद के मूल, त्रिघात बहुपद के मूल, या इसको हम लोग शून्यांक भी कहते हैं। मूल का दूसरा नाम शून्यांक भी होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। या मूलों या शून्यांकों, जिसको हम लोग मूलों या शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। इस बात को याद रखिएगा कि मूल को ही हम लोग शून्यांक कहते हैं कि उस वैल्यू को रखने पर उसका मान शून्य के बराबर आ जाता है। सर, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ पढ़ाए थे, बिल्कुल पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे याद रख लीजिए। सर, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो पढ़ाए थे आपको हम लोग, वो क्या पढ़ाए थे? सर, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाए थे एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। सर, ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स कितना है? सर 3 है। तो यहाँ पे एक्स का मान कितना निकलेगा? सर, यहाँ पे एक्स का मान पॉसिबल वैल्यू कितना निकलेगा? सर, एक्स का पॉसिबल जो वैल्यू होगा वो सर कितना निकलेगा? 3 मान निकलेगा। एक्स का मान कितना निकलेगा? सर, यहाँ पे एक्स का मान क्या निकलेगा? सर, एक्स का मान 3 निकलेगा। और एक्स का मान 1 जो निकलेगा उसको हम लोग अल्फा कह रहे हैं। तो दूसरा जो मान निकलेगा एक्स का उसको हम लोग बीटा कहेंगे। और तीसरा जो मान निकलेगा x का उसको हम लोग गामा कहेंगे। क्या कहेंगे? गामा कहेंगे। क्या कहेंगे? गामा कहेंगे। x का जो मान निकलेगा, एक का मान हम लोग अल्फा कहेंगे, एक का मान बीटा कहेंगे, और एक का मान हम लोग क्या कहेंगे? गामा कहेंगे। तो यहाँ पे जो होगा अल्फा बीटा तथा गामा, अल्फा बीटा
तथा गामा, अल्फा बीटा तथा गामा, ये जो गामा आपका हो गया अल्फा बीटा तथा गामा, हल्का y को क्रॉस किए हैं गामा, ये क्या है तो त्रिघात बहुपद के, त्रिघात बहुपद के क्या है तो मूल कहिए, मूल कहिए या इसको शून्यक कहिए, उधर भी हम लोग मूल या शून्यक है, क्या है मूल या शून्यक है। तो इसमें भी कुछ संबंध होता है, उस संबंध को देख लीजिए। संबंध के लिए आप फॉर्मूला स्पेशल इसका कुछ देख लीजिएगा, फॉर्मूला क्या होता है तो समझिएगा फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, वाई लिखा गया ना, इसको इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। अल्फा प्लस में बीटा प्लस गामा बराबर यहाँ पे होता है माइनस बी बाई ए। बी क्या है तो सर एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या है तो सर ए जो है सो एक्स क्यू का गुणांक, बी क्या है सर बी जो है सो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और ए क्या है तो एक्स क्यू का गुणांक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद इसमें आपको फॉर्मूला पड़ता है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू में गामा प्लस गामा इंटू में अल्फा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये सी बाई ए, ये क्या है सी बाई ए, सी बाई ए। सर सी क्या है तो सी जो है सो एक्स का गुणांक है और ए क्या है तो सर एक्स क्यू का गुणांक है। ये आप लिखते चलिएगा, हम लिख नहीं रहे बस आपको समझा दे रहे हैं। सर बी क्या था तो बी था सर एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या था तो सर एक्स क्यू का गुणांक, सर सी क्या है तो सर सी जो है सो एक्स का गुणांक है और ए क्या है तो एक्स क्यू का गुणांक। उसके बाद यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू में गामा, अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा, ये आपका हो जाता है माइनस डी बाई में ए। डी क्या है तो सर डी मेरा अचर पद है, डी क्या है अचर पद। सबके बारे में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं ए जो है मेरा एक्स क्यू का गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक है, हालांकि लिख देते हैं समझा दिए थे। सर बी क्या है सर बी जो है सो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी क्या है सर एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है, और डी क्या है डी मेरा अचर पद है, क्या है अचर पद है। यहाँ पर भी सर अल्फा बीटा और गामा का मान दे दे अलग अलग, फिर त्रिघात बहुपद पूछ ले तो यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये था आपका त्रिघात बहुपद के बारे में। यहाँ से आप हल्का सी ना आगे बढ़िएगा तो आगे के बारे में हम लोग, ये क्या हो गया, चलिए पेज ले लेते आगे। जब हमको अल्फा बीटा तथा गामा का मान दे दे, दो तरीका है, आपको क्या क्या दे सकता है, अल्फा बीटा गामा का मान अलग अलग दे सकता है, या ऐसा भी हो सकता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे दे, कॉमा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा गामा ठीक है, गामा अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये दे दे एक टर्म ये दे दे एक टर्म दे दे। यानी कि क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि अल्फा बीटा गामा अलग अलग दे दे, अल्फा का मान अलग, बीटा का मान अलग, गामा का मान अलग, यानी 3 गो वैल्यू, या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक मानिए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा एक मानिए, और एक मान अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसको कहते हैं कि दो का गुणनफल का योग, ये दे दे। अब यहाँ से त्रिघात बहुपद आपसे पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है, त्रिघात बहुपद पूछ लिया। तो त्रिघात बहुपद जब ये देने के बाद त्रिघात बहुपद आपसे पूछेगा तो त्रिघात बहुपद क्या होगा, तो त्रिघात बहुपद यहां से आपका हो जाएगा एक्स क्यू माइनस में अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू में अल्फा इंटू में एक्स प्लस माइनस प्लस फिर अब आ जाएगा माइनस अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा।
तो जब ये अल्फा बीटा और गामा का मान दे दे, त्रिघात बहुपद पूछे, तो ये फार्मूला याद रख लीजिएगा। ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद रख लेना है। फार्मूला क्या है, तो सर फार्मूला जो है, फार्मूला ये है, ये फार्मूला आपको दिख रहा होगा सर। फार्मूला है एक्स क्यू माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। इसको क्या बना लीजिएगा, हल्का सा इस तरह से इसको बना लीजिएगा। ये आपका गामा की तरह हो जाएगा, गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू में अल्फा इंटू में एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू में गामा, द्विघात त्रिघात बहुपद, यही समीकरण पूछे तो इक्वल टू 0। तो ये था आपका कंप्लीट बहुपद का, सिर्फ और सिर्फ किसका, बहुपद का कॉन्सेप्ट था। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को हम लोग टच किए हैं। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो को आप पसंद आता है तो लोगों के बीच में शेयर कीजिए और आपको बताते चले कि हम लोग इसी के तर्ज पे, क्योंकि लास्ट में एग्जाम को देखते हुए 2 मिनट बात मेरा सुनिएगा एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा बात है और ये इंपॉर्टेंट बात है। बार बार कहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो आपको सुना कीजिएगा। इंपॉर्टेंट बातों को सुना कीजिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहता है, तभी चर्चा करते हैं। क्योंकि हम खुद नहीं चाहते कि आपका एग्जाम के समय में आपका थोड़ा सा भी समय आपका बर्बाद करें अपने बातों के लिए। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता है कि हम लोग एक बुक लॉन्च किए हैं। एक क्या बुक लॉन्च किए हैं, नहीं है तो जाइए और देखिए कि बुक के बारे में एक वीडियो आपको बन के मिल चुका है। वो बुक है क्या, तो फार्मूला बुक है। फार्मूला बुक है किसके लिए, सर मैथ के लिए। किसके लिए है, सर मैथ के लिए फार्मूला बुक है। यदि किसी को चाहिए, यदि वो फार्मूला बुक किसी को चाहिए तो उसमें आपका 2 नंबर दिया हुआ है, एक 7091517216। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 709151 और 7216। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक नंबर आपका और है जो हमारे सर का ही है, वो आपको याद रख लेना है, 7370027354। तो एक नंबर ये दोनों नंबर से किसी से कांटेक्ट कीजिएगा। इस नंबर से कांटेक्ट कीजिएगा तो हमसे कांटेक्ट आपका हो जाएगा, और इस नंबर से कांटेक्ट कीजिएगा तो हमारे सर से कांटेक्ट हो जाएगा जो आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं। वहाँ से आपको फार्मूला बुक मिल जाएगा। मैक्सिमम जगह पहुंच गया है। यदि आप लोगों को लग रहा है कि आपका दूर है, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, किसी भी माध्यम से हमको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका बहुपद का स्टार्ट हुआ है। अगला वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग एनसीईआरटी का सोल्यूशन लेकर के आएंगे। तो आई होप आपका आज का क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, यूजफुल रहा होगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही।